हेलो, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। और उसके बाद में अर्लियर अटेम्प्ट्स कौन से थे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में वैलेंसी, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल का कुछ पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आयनिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा बच गया है, जिसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डिस्कशन कर देते हैं ताकि जो ये नए सिरे से जो लेक्चर देखेगा उसको समझ में आए कि आईपी है क्या। आईपी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना हो, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं एटम को, वही उसकी आईपी कहलाती है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो हम लोगों ने बात करी थी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे एटॉमिक साइज, ठीक है, जेड इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, और इसके अलावा और कौन से, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स, एक्सेप्शनल केसेस भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस थे, जैसे बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम और बोरॉन में कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फील्ड होता है, प्लस उसमें पेनिट्रेशन पावर इफेक्ट भी लगती है, ठीक है ना। तो इस वजह से बोरॉन से इसकी वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती है। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन से कंपेयर किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि नाइट्रोजन की जो आईपी की वैल्यू है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा आती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फील्ड होता है। ठीक है। पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है इंक्रीज करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या होता है कि जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, ठीक है ना, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, जेड इफेक्टिव की आएगी, ठीक है ना। अब जब ज्यादा वैल्यू जेड इफेक्टिव की आएगी तो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। इस वजह से आईपी की वैल्यू अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती है। एप्लीकेशन ऑफ आईपी, एप्लीकेशन ऑफ आईपी में सबसे पहले मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। ये पिछली स्लाइड में हो चुका था, हम लोग आज यहीं से स्टार्ट लेंगे। क्या होता है समझिए। देखिए, कोई भी मेटल तब उतनी अच्छी बोली जाती है जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी अच्छी पाई जाती है, इतनी आसानी से डोनेट कर देती है, वो मेटल उतनी अच्छी मानी जाती है। और आसानी से डोनेट कर देने का मतलब क्या है, जिसको निकालने के लिए, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी कम खर्च करनी पड़े, यानी मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयनाइजेशन पोटेंशियल के, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयनाइजेशन पोटेंशियल के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ IP
decreases, hence metallic character increases. ठीक है, across the period नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है. ठीक है ना, across the period IP इंक्रीज करता है, हेंस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर लिखे दे रहे हैं. जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है ना, फर्स्ट ए ग्रुप. डाउन द पीरियड IP डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से इसमें मैंने चेंजेस कर दिए हैं कि सबसे पहले क्या आता है, ये कौन सा है, सेकेंड पीरियड है. ये सेकेंड पीरियड. लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम. लेकिन IP में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी IP की वैल्यू इससे ज्यादा होती है. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अक्रॉस द पीरियड IP की वैल्यू क्या करती है, अक्रॉस द पीरियड IP की वैल्यू इंक्रीज करती है. तो ये जो ऑर्डर मैं लिख रहा हूं ये, उसके बाद में इसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते नहीं है, तो इसको आप हटाना चाहे हटा सकते हैं. ये ऑर्डर है नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल का, और ये ऊपर मेटेलिक कैरेक्टर. ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड हो गई. आगे बढ़ते हैं. अगला है रिड्यूसिंग कैरेक्टर. रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ताकि दूसरे को क्या कर सके, वो रिड्यूस कर सके. बात समझ में आई, यानी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, डोनेट कर सकता है, उतनी आसानी से दूसरे को रिड्यूस कर सकता है. तो ये भी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है, क्योंकि मेटल्स में ही ये टेंडेंसी पाई जाती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है. तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का रिलेशन क्या हो जाएगा, IP के रेस्पेक्ट में. वही जो भी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, IP जितनी कम उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतनी आसानी से दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा. ठीक है ना. जिन स्पीशीज का या एलिमेंट्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर जितना अच्छा होता है, उनको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है. बात समझ में आई. तो ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रिड्यूसिंग एजेंट से. रिड्यूसिंग एजेंट से. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा. इसका एक ऑपोजिट टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी जिसकी IP की वैल्यू जितनी ज्यादा, वो आसानी से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर पाएगा. ऑक्सीडाइज कर पाने का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज कर पाने का मतलब क्या है, ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. यानी खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा. क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पे देख लीजिए. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाएगी? ये प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है जनरली नॉन मेटल्स से, नॉन मेटल्स से इन जनरल। और ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? मेटल्स में पाई जाती है। तो एक पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर देख लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारी मेटल्स हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम तो मेटल्स ही हैं, नॉन मेटल हैं ही कितनी। तो ध्यान दीजिए कि अमंग दी ऑल द मेटल्स एल्कली मेटल्स आर द गुड reducing agents or having good reducing character. Among all the known elements of the periodic table, non metals में से कौन सी? halogens have good oxidizing property या good oxidizing character। तो यहां पे लिख लेंगे among all the metals, alkali metals are good reducing agents। मतलब क्या है? गुड reducing character, गुड reducing character, ठीक है ना। एल्कली मेटल कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक। among all the non metals, among all the non metals, halogens have good oxidizing properties, oxidizing properties, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर या कैरेक्टर लिख लीजिए, कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन से? सेवेंथ ए पीरियड या 17th जो फैमिली है उसी को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। पहला मेंबर कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस तरीके से वेरी करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल देखिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको 2 सक्सेसिव आईपीज की वैल्यू पता है, इफ 2 सक्सेसिव आईपीज आर गिवन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना कि अगर उन आईपीज का जो डिफरेंस है, 2 सक्सेसिव आईपीज डेल्टा आईपी यानी IP2 माइनस IP1, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या कहेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। जैसे कोई एक एटम A था, उसने IP1 लेकर के A+ बनाया, ठीक है ना, और फिर IP2 लेकर के A+2 बना दिया, ठीक है ना। अब अगर कंडीशन ये वाली फुलफिल हो रही है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पर बोलेंगे कि A+ इज मोर स्टेबल देन A2+, ठीक।
इसका दूसरा, अगर आईपीज का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोडियम था, ठीक है, ये सब गैसियस में है, अंडरस्टूड है, इतना ध्यान रखिएगा। ये IP1 दिया, क्या बन गया, Na+। IP2 दिया, Na2+, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि IP ऑफ ये डिफरेंस ले लेते हैं सीधे, डिफरेंस ऑफ IP दैट इज IP2 माइनस IP1, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये लगभग 46 या 47 के अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, यानी Na+ इज मोर स्टेबल देन Na2+। ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो 3s1, और यहाँ पर जैसे ही पहुंचा तो इसका ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये शेल गायब, यहाँ पे क्या आ गया 2p6, यानी ये नियॉन बन चुका है। अब ये नियॉन बन चुका है, इनर्ट गैस, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो IP2 की वैल्यू क्या होगी, IP1 से ज्यादा आएगी। इसलिए ये डिफरेंस क्या हो रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, यानी Na+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन Na2+, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम, अगर इसको मैं IP1 दूं तो Al+ बनाती है, IP2 देने पर Al3+ बनाती है, सॉरी Al2+, और IP3 देने पर Al3+ बनाती है, ठीक है ना। ये सब गैसियस में है, इसका जो है ख्याल रखिएगा। हाँ, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि IP2 और IP1 का डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ IP2 माइनस IP1, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, यानी Al+ इज मोर स्टेबल देन, नहीं, ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे कर लीजिए, Al+ इज मोर स्टेबल देन Al2+, ठीक है। और IP3 और IP2 का जो डिफरेंस था उसकी वैल्यू ये साइन चेंज कर लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, Al3+ इज मोर स्टेबल देन Al2+, ठीक है। यानी IP सेकेंड और IP फर्स्ट IP और सेकेंड IP में Al+ यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और थर्ड और सेकेंड IP का डिफरेंस निकाला गया तो 3+ इज मोर स्टेबल देन Al2+, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि Al+ स्टेबल होता है, लेकिन कंडीशन है किसमें, गैसियस स्टेट में या गैसियस फेज में, ठीक। और Al3+ स्टेबल होता है सॉलिड एंड लिक्विड फेज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें सक्सेसिव आईपीज की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है ना, हमें अगर सक्सेसिव आईपीज की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और उसकी आईपीज की वैल्यू आपको दे रखी है, आईपी फॉर एग्जांपल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कहेंगे सर इसके लिए कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझिए, कॉन्सेप्ट जब तक समझेंगे नहीं तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हर जगह आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ दिमाग भी लगाना है। जैसे आईपी फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो इन दोनों की वैल्यू थर्ड आईपी से क्या है, काफी कम है। यानी जैसे ही आईपी 3 की बात आई, ये आईपी 3, यहां पे क्या आया, सडन इंक्रीमेंट आ गया, सडन इंक्रीमेंट आ गया आईपी में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, लेकिन जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी इसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हमने आसानी से निकाल लिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले, 2, ठीक है। अब इससे कई सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन आगे पूछता है कि कैलकुलेट द केमिकल formula of A with its, पहला कह दे इसके हैलाइड के साथ, इसके हैलाइड के साथ, हैलाइड फॉर्मूला X माइनस, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, ऑक्साइड का फॉर्मूला O2 माइनस, या इसके सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, तो सल्फेट आप जानते हैं SO4 2 माइनस, या इसके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ठीक है। तो हमें क्या पता है, प्राइमरी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई एलिमेंट A है उसकी वैलेंसी हमें नोन है, ठीक है ना, जिसके साथ बनाना है उन दोनों की वैलेंसीज को नीचे रखेंगे और क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे। इसकी वैलेंसी पहले वाले के सफिक्स में और पहले वाले की वैलेंसी दूसरे के सफिक्स में जाकर के क्या बना देगी, AX2। जब भी वैलेंसी सेम हो जाए, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी और A की वैलेंसी कितनी है, A की वैलेंसी कितनी है, 2, यानी A2+ की फॉर्म में आया यहाँ पे, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AO। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिमिलरली वैलेंसी सेम है ना, तो ASO4। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हैलाइड के बराबर है तो AOH। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्लाइड रिपीट हो गई है। ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी, ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे आपको कोई एक एलिमेंट A दे रखा है, आपने IP1 लगा करके इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, फिर IP2 एनर्जी दे करके एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, फिर IP3 दे करके इसका एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ आईपीज क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आईपीज क्या होगा। देखिए
जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट आईपी होती है उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होती है, ठीक है ना। एक जनरल पैटर्न बता रहे हैं। जैसे जैसे एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाना। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP, ठीक है ना। यानी IP की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, यानी ऑर्डर क्या होगा, IP1 मिनिमम, फिर IP2, फिर IP3 एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस ऑलवेज कैसा होता है, प्रोसेस ऑलवेज कैसा होता है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? Lowest ionization enthalpy, देखिए नंबर ऑफ शेल्स इसमें कितनी है, 2। नंबर ऑफ शेल्स इसमें कितनी है, 2। इसमें कितनी है, 2, ठीक है ना। इसमें कितनी है, 3। इसमें कितनी है, 2, ठीक है ना। लोएस्ट एंथैल्पी का मतलब क्या है, अगर साइज के रेस्पेक्ट में बात करें तो साइज के रेस्पेक्ट में आईपी की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसमें 3 है तो बी इज द राइट आंसर। बाकी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब में 2-2 शेल्स हैं, उसमें एक ही शेल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज की चाहत। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की चाहत। अब इस चाहत के आगे कौन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, यानी किसकी चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत, ठीक है ना। या और अच्छा लिखना चाहे तो ख्वाहिश, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, ठीक है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरा नाम होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरली बुक्स में ये दोनों टर्म्स एक साथ लिखे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, अभी समझेंगे। तो इसको समझ लेते हैं। एक न्यूमोनिक है, वो ध्यान रखिएगा, निगा, निगा जो आईपी में हमने सीखा था, क्या, निगा। निगा का मतलब क्या है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी हमें एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है और उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। ऐसा करने पर क्या होगा, एटम एनर्जी रिलीज करेगा, एटम एनर्जी रिलीज करेगा। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने बात रिलीज करने की है, यानी प्रोसेस जनरली कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा HEG से, ठीक है ना। जनरली प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक, यानी HEG की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। कहेंगे क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो अब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो अपने आप को क्या कर लेंगे, अनस्टेबल कर लेंगे। तो ऑलरेडी जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अब जब आप जबरदस्ती करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देने का प्रोसेस मतलब क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, व्हेन one electron is added to the valence shell of isolated gaseous
एटम, ठीक है ना, then the energy released by the atom is called electron gain enthalpy delta Heg, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा Heg से, ठीक है ना। फिगर देख लीजिए, ये इस तरह से है। फॉर एग्जांपल हमने इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पुट करना चाहा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से एनर्जी क्या होगी, डेल्टा Heg रिलीज होगी, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए इसको हम मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ठीक है, या किलो कैलोरी पर मोल, ठीक, समझ में आया। चलिए एक रिलेशन है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन EA एंड डेल्टा Heg, ठीक है ना। EA क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल्टा Heg क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। एक रिलेशन है, डेल्टा Heg जो होता है वो -AE + 5/2 RT, ये एक रिलेशन होता है। यहाँ पे AE क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, AE क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब ये वैल्यू जो होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल T = 0 डिग्री सेल्सियस अगर रख दें तो डेल्टा Heg की वैल्यू कितनी आएगी, -AE के बराबर आएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर डेल्टा Heg नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखिए, जैसे जैसे किसी एटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं उसका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, और उसका एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल है ना उसकी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारी EA की वैल्यू क्या कर जाएगी, घट जाएगी। बात समझ में आई? यानी रिलेशन कैसा हुआ, EA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। EA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नेक्स्ट है Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव के बारे में अभी हमने बोला, क्या होता है, एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस या बाय द न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस जितना एक्चुअली अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका Z इफेक्टिव बोलेंगे। अब इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ही रखा है कि अक्रॉस द पीरियड Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती जाती है। यानी Z इफेक्टिव जितना ज्यादा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। Z इफेक्टिव क्या है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो रिलेशन क्या होगा, EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं?
फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी फुल्ली फिल्ड, फिर पार्शियली फिल्ड, सॉरी फिर हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड देन पार्शियली फिल्ड। ठीक है ना। फुल्ली फिल्ड में कौन कौन से आएंगे, जैसे P6, D10, F14। हाफ फिल्ड में कौन आएगा, P3, D5, F7। इसके अलावा जो भी हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, पार्शियली फिल्ड में आ जाएंगे। ये मैंने फुल्ली फिल्ड का भी ऑर्डर बता दिया है, ठीक है ना, और इन जनरल भी बता दिया है। इनके अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले होंगे। इसे समझ में क्या आया, इसे समझ में ये आया कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, इनका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको ये जो दिख रहे हैं, ये दो, ये पेयर जो आपको पूरा दिख रहा है, इसमें ध्यान दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की बात करें तो बेरिलियम ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड, क्या है, हाफ फिल्ड। तो जितनी आसानी से लिथियम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उतनी आसानी से बेरिलियम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि कहोगे सर अगर इसका हाफ फिल्ड है तो इसकी कंपैरिजन आप लिथियम के साथ क्यों करवा रहे हैं, बोरॉन के साथ करवाइए, ये भी तो पार्शियली फिल्ड है, ये भी आसानी से लेना चाहिए। यहाँ पर एक फैक्टर लगेगा, कौन सा, पेनिट्रेशन पावर इफेक्ट। ठीक है ना, पेनिट्रेशन पावर इफेक्ट। पेनिट्रेशन क्या होता है, न्यूक्लियस सबशेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है उसको पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के नजदीक एस सबशेल है कि पी सबशेल, एस सबशेल, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आएगी तो आप इसके साथ कंपेयर करोगे कि इसके साथ कंपेयर करोगे। देखो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना कम होगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप कंपेयर करोगे किससे, नाइट्रोजन को कार्बन के साथ। ये तो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इसके लिए EA की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी इसका अगर ऑर्डर लिखें, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, अक्रॉस द पीरियड। चलो इसको अभी जो है ना यहीं पे सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसमें बता देते हैं कि लिथियम और बेरिलियम में EA की वैल्यू लिथियम की ज्यादा होती है और इन दोनों में कार्बन की ज्यादा होती है। ठीक, कहेंगे सर आपने क्यों नहीं करवाया, अभी ट्रेंड की बात करेंगे ना वहां पे इसको डिस्कस कर देंगे, पूरा ऑर्डर बना देंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेशन पावर, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, पेनिट्रेशन पावर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो पेनिट्रेशन पावर हम लोग पढ़ चुके हैं IP वाले चैप्टर में। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजनेस ऑफ सबशेल। ठीक है ना, कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सबशेल न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा, नियर होगा, उस पे
न्यूक्लियस जो होता है उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है, तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। यानी यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, S सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D, फिर F। अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि लिथियम और बोरॉन का अगर कंपैरिजन करें, ठीक है ना, या लिथियम और बेरिलियम का अगर कंपैरिजन करें तो इसमें तो हाफ फील्ड आएगा, इसका और इसके साथ कर सकते हैं तो किसका आएगा, इस वाले का ज्यादा आएगा वैल्यू, ठीक है ना। लिथियम और बोरॉन में लिथियम की Ea की वैल्यू कितनी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ लेते हैं पीरियोडिक वेरिएशन इन अ पीरियड। देखो अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड Ea जो है इंक्रीज करता है, क्यों, बिकॉज Z इफेक्टिव जो होता है, Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती है। अभी हमने पढ़ा कि Ea और Z इफेक्टिव क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी जो हमने एक ऑर्डर पढ़ा था उसको लिख लेते हैं, लिथियम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है ना। ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड। अब इनका ऑर्डर देखिए, इनका ऑर्डर देखिए, इनका ऑर्डर देखिए। देखो ये तो आपका हाफ फील्ड था, ठीक, और ये भी कैसा था, हाफ फील्ड था, और ये फुल्ली फील्ड है। ये कैसा है, फुल्ली फील्ड है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, तो सबसे कम नेगेटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके टर्म में ही इसको हम अरेंज करेंगे। यानी सबसे कम नेगेटिव वैल्यू क्या है इसकी, तो पॉजिटिव आती है, जिसकी पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव इसकी कम है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी, नियॉन की, ठीक है ना। नेगेटिव के टर्म में बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। और फिर किसकी आएगी, हाफ फील्ड वालों की। अब हाफ फील्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 2s का है, ठीक है ना, 2s का, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट भी लग रहा है। तो बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन, ठीक है। इनके लिए लीस्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, फिर लिथियम आएगा, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। समझ में आया, ये ऑर्डर है सेकेंड पीरियड का। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पीरियड लिखें, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी पहले वाला ही इफेक्ट लगाएंगे। इसमें कितने 3s2 और यहाँ पर कितना आएगा 3p3 और यहाँ पर 3p6, यानी लीस्ट नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी, आर्गन की, और फिर मैग्नीशियम, और फिर फॉस्फोरस, फिर सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है ना। ये ऑर्डर हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर है, Ea का। समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन अ ग्रुप देखिए, डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और साइज और Ea का जो रिलेशन है, साइज और Ea का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब ये है कि Ea डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। Ea डाउन द ग्रुप डिक्रीज करनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, वो क्या नोट करना है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि सेकेंड पीरियड की जो आईपी होनी चाहिए वो थर्ड पीरियड से कम ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड। किसकी है ये वैल्यू? EA की। ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखिए, पहले मैं पीरियड लिख दे रहा हूं, समझिए। हाँ, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar। ठीक, तो इनकी तो बात ही नहीं करनी है अभी, तो इनको चाहे तो इरेज कर दें, इनकी तो अभी बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी देखो, ठीक, सब में यही रूल चलेगा। ठीक है, पूरे पीरियड में यही रूल चलेगा। क्यों क्यों? जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। हमने क्या बोला, F की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे? क्लोरीन से। लेकिन ऐसा सही नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि सही क्या है, F की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है किससे? क्लोरीन से। ऐसा क्यों है? इसके दो रीज़न हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है स्मॉल साइज, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न है कि स्मॉल साइज होने की वजह से इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डेंसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं। तो आने वाला जो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, तो जितनी एनर्जी रिलीज करना चाहिए उतनी एनर्जी रिलीज कर नहीं पाता है। सब में लगभग यही रीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और डेल्टा HEG अगर पॉजिटिव आया है तो हम ये बोलते हैं कि EA की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी लेना ही नहीं चाहेंगे। एफिनिटी की अगर बात करें, एफिनिटी के टर्म में। ठीक है, दूसरा है आपका सेकेंड ए ग्रुप में कौन आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। ठीक है ना, तो इनके लिए भी EA की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है ना, या डेल्टा HEG की अगर बात करें तो कैसी आएगी? एंडोथर्मिक आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तीसरा एक्सेप्शन क्या है? 5A ग्रुप। कौन सा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है ना, आर्सेनिक एटसेट्रा। इनमें क्या होता है, EA की वैल्यू वेरी लेस आती है, यानी कि लगभग 0 के बराबर है, समझ लो। ठीक है, और डेल्टा HEG कैसा होगा? ये भी एंडोथर्मिक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं?
तो ये एक्सेप्शनल केसेस याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए जैसे एक न्यूट्रल गैसियस एटम था, ठीक है ना, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनायन बना लिया, तो ऐसा करने पर उसने ईए एनर्जी रिलीज करी होगी, ठीक है ना। अब फर्दर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले A2 माइनस बनाए तो अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही एनायन बना, आने वाला इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये EA की वैल्यू क्या होगी? उल्टा हमें देनी पड़ेगी, ठीक है ना, माइनस EA। ये कौन सा प्रोसेस होने लगेगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होने लगेगा, ठीक है। तो अगर ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ EA, ठीक है, तो फर्स्ट जो EA होगा, EA फर्स्ट, ये एक्सोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस को हटा करके। और EA2 की अगर बात करें तो ये एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन EA एंड IP, EA एंड IP, इसको देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने फ्लोरीन लिया और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमने एनर्जी हमें कितनी मिली? EA मिली। एनर्जी हमें कितनी मिली? EA मिली। F माइनस बना, EA एनर्जी हमें मिली, ठीक। अगर हम उल्टा इसका प्रोसेस करें कि F माइनस लें और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके फिर से हम F बना दें, तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा? IP देनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी फर्स्ट EA की वैल्यू आ रही थी, एग्जैक्टली उतनी ही IP की वैल्यू आएगी। यही एक रिलेशन है इसमें क्या लिखेंगे कि EA ऑफ F इज इक्वल टू IP ऑफ F माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो भी समझ में आए, डिक्रीजिंग कर लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IP, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IP। कौन कौन दे रखा है? F दे रखा है, F माइनस दे रखा है, Cl दे रखा है, Cl माइनस दे रखा है। अब इस पे कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी हमें लगाने पड़ेंगे। सॉल्यूशन, बस एक मिनट। सॉल्यूशन, देखिए जो कैटायन होता है, कैटायन के लिए IP की वैल्यू उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होती है और न्यूट्रल की IP की वैल्यू उसके एनायन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि F की IP की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, उसके एनायन से क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? Cl की जो IP की वैल्यू होगी उसके एनायन से ज़्यादा होगी, ठीक। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये अप्लाई करेंगे। हमें ये पता है कि EA ऑफ F जो है वो इज इक्वल टू है किसके? IP ऑफ F माइनस। तो EA ऑफ F, ठीक है ना, ये हो गया। अगली चीज, हमें एक चीज ये पता है कि Cl की जो EA की वैल्यू है वो F से ज्यादा है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये 2, ये 3, ठीक। अब देखिए सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर इसको हम बेस बनाएं, इसको बेस बना करके सेकंड वाले से, यानी Cl की Cl माइनस से ज्यादा है, तो Cl की ज्यादा है किससे? एक मिनट, नहीं ये जो है
मैंने उसका ऑर्डर लिख दिया है, एक मिनट, ये वाला सही कर लीजिए। ये मैंने EA की वैल्यू लिख दी है, ये F की CL से ज़्यादा है। ये किन की वैल्यू लिखी है हमने? IP की वैल्यू लिखी है, ठीक है ना। तो CL से F की वैल्यू क्या है? ज़्यादा। और CL माइनस से किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी? यहाँ पर देखिए EA ऑफ F को हम क्या लिख सकते हैं? IP ऑफ F माइनस लिख सकते हैं, यानी ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है। तो आज देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, चलिए 3 क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं फिर एंड करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। देखिए, हाँ, फ्लोरीन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना। ये थर्ड का है, कैल्शियम 4th पीरियड का है। बात किसकी कह रही है? कह रहा है लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव। देखिए डाउन द ग्रुप EA की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है, यानी लीस्ट तो इसकी आएगी, ठीक है ना। और अक्रॉस द पीरियड EA की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है, यानी CA की वैल्यू सबसे कम और F की वैल्यू सबसे ज्यादा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? यही ऑप्शन दिख रहा है, CA, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, D इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the elements oxygen, sulfur, fluorine and chlorine? Increasing इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा किसकी? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, ठीक है ना। ये ऑर्डर तो हम लोगों ने पढ़ा था। इसको अगर एक ऑर्डर में अरेंज करें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है ना, ये सेकेंड पीरियड के हैं, और सल्फर और क्लोरीन एक पीरियड के हैं। ये तो हमको पता है कि क्लोरीन की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है और सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन वाला एक ऑप्शन ये है, यानी ये कैंसिल कर दो, ये भी, सॉरी, ये वाला कैंसिल करो, हाँ। तो क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, ठीक है ना, फिर ऑक्सीजन। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ I even ऑफ Na इज 5.1। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए IP कितनी दी? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर हम उल्टा बात करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवा दें तो एनर्जी जितनी देनी पड़ी है उतनी ही तो रिलीज होगी, लेकिन क्या? अपोजिट साइन के साथ, ठीक है ना। तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, ठीक है। इसका ऑर्डर हम लोग कर चुके हैं। किसकी बात हो रही है? करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट IP। अच्छा, IP का क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? IP अक्रॉस द पीरियड क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ऑर्डर में चेंज क्या है? ऑर्डर में चेंज क्या है? बेरिलियम बोरॉन की जगह पे होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन देख लीजिए, बेरिलियम, ये तो सही है, ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, ऑक्सीजन पहले आ रहा है, ये सही नहीं है, ये पेयर सही है और ये पेयर सही है, यानी C इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस। देखिए गैलियम, निकिल, थैलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम
और वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, मेटल्स हैं। तीनों क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, गेन करना पसंद नहीं करते हैं। गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल्स। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन्स जो है वो उनके अंदर टेंडेंसी पाई जाएगी एनायन फॉर्म करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसको यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो थैंक यू, खुश रहिए।